नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिशा पब्लिकेशन की बुक जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर थी, जिसमें हमारे भारतीय इतिहास के टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था। राजस्थान के इतिहास की कल एक क्लास हुई थी जिसमें हमने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। आज राजस्थान के इतिहास की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश। राजस्थान के और मुख्य सभी राजवंश, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत और राजपूत शासकों का संबंध और मुगल साम्राज्य और राजपूत शासकों का संबंध। अर्थात आज की क्लास में हम मध्यकालीन जो राजस्थान का जितना भी पोर्शन है वो सभी को कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात अगली क्लास में हम आधुनिक राजस्थान के जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, उन सभी टॉपिक को करने वाले हैं। तो आज की क्लास करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि राजस्थान राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? राजस्थान नामकरण का उल्लेख किसने जो अपनी प्रसिद्ध रचना में किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। 4 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपुताने में जॉर्ज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ द्वारा राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानादित्य विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। सबसे पहले राजवंश देखेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्लादेवी नाम से प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो रोहिल्लादेवी नाम से प्रसिद्ध था? हरिश्चंद्र। 4 नंबर ऑप्शन। मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं नैणसी द्वारा उल्लिखित में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर 837 ईस्वी एवं घटियाला जो 861 ईस्वी का शिलालेख है। जोधपुर का शिलालेख और घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जिन्हें रोहिल्लादेवी कहा गया, के दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार तथा छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगपट, कदक, रजिल और दहया दद। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रजिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रजिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। 3 नंबर ऑप्शन। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है राजपुरुष। 1 नंबर ऑप्शन। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासन था, जिसकी पुष्टि अरबी यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके अधिकारी राजस्थान या राजपुरुष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में जो प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? तो इसमें नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़, इन सभी अभिलेखों में जो प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। 4 नंबर ऑप्शन।
नेलगुंड, रामनपुर, देवली और करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के कौन से शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने। 3 नंबर ऑप्शन। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मेंदा तक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से दो महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, वह कौन से प्रतिहार शासक थे जिन्होंने जालोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो जालोर को राजधानी बनाने वाले प्रतिहार जो शासक थे वह थे नागभट्ट प्रथम। 1 नंबर ऑप्शन। कनौज के प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कनौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर परिस्थिति में नारायण की उपाधि दी गई। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रैलोक्य तीन लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार रक्षक माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते थे। जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताएं जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया। उस प्रतिहार शासक का नाम बताएं जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। नागभट्ट प्रथम। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? कौन से राजा के वंशज है जो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय के। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रथम प्रतिहार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। 2 नंबर ऑप्शन। नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर यह उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? नागभट्ट द्वितीय। 4 नंबर ऑप्शन। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह कौन था? आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो आदिवरा की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी ने भोज प्रथम, प्रभास, आदिवरा उपाधियां धारण की।
ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें श्रृंगार प्रकाश जो मिहिर भोज की पुस्तक है, कृत्य कल्पतरु मिहिर भोज की पुस्तक है, राज मृणाल भी मिहिर भोज की पुस्तक है, धर्म संग्रह जो एक जैन ग्रंथ है जो महावीर के द्वारा लिखा गया था, यह मिहिर भोज का नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राज मृणाल, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राज मार्तंड और सिद्धांत संग्रह इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर किसके दरबार में थे? राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम, 1 नंबर ऑप्शन। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, हरविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने विदुषाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी, रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान वह आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कौन था? राजशेखर, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन कौन सा शासक था? देवपाल, 3 नंबर ऑप्शन। देवपाल था, देवपाल 2 नंबर ऑप्शन। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी मिहिर भोज भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज ने मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम क्या है? मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे टाटा, सबसे पहले सॉरी पहले नंबर पर आएंगे रजिल, रजिल है जो सबसे पहले नंबर पर आएंगे। रजिल से भी पहले हरिश्चंद्र थे जिन्हें रोहिलिदी नाम से जाना गया था। उसके पश्चात है जो रजिल आएंगे। रजिल के पश्चात नागवट प्रथम, नागवट प्रथम और रजिल के मध्य एक और शासक थे जिनका नाम नरभट्ट था। तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार रजिल रजिल के पश्चात नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के पश्चात ततात या टाटा और इनके पश्चात जो आएंगे बाउक। बाउक से भी पहले काफी शासक बने थे बौद्ध, यशोवर्धन, चंदुक, सेलुक, जोट, भिलादित्य, कक इत्यादि। तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले नंबर पर रजिल, नागभट्ट, टाटा और बाउक। 2 4 1 और 2 1 4 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्रमशः हरिश्चंद्र, रोहिलिदी, रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सेलुक, झोट, भीलादित्य, कक, बाउक और ककुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राज्यों से संबंधित नहीं है? कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राज्यों से संबंधित नहीं है? तो इनमें नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और देवपाल ये गुर्जर प्रतिहार शासक है। भरत्र भट्ट गुर्जर गुर्जर प्रतिहार शासक है नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910,
भोज द्वितीय 910 से 13, महिपाल प्रथम 914 से 43, महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948, देवपाल 948-49, त्रिलोचन पाल 1019 से 1027, यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता। 1093 के आसपास चंद्रदेव गहरवाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासक करता था? राजौरगढ़, दो नंबर ऑप्शन। रायपुर या राजौरगढ़ का प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजा धीराज सावट का पुत्र महाराजा धीराज परमेश्वर मथन देव राज्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर अधिकार है तो चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? कन्नौज पर अधिकार है तो त्रिपक्षीय जो युद्ध चला था, इसमें राजपूताना के कौन से वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने, दो नंबर ऑप्शन। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल, उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीन महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को पराजित करके की थी एवं अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल, जिसे पी लो मो लो कहा गया। हम भीनमाल, एक नंबर ऑप्शन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सी यूकी में किया है। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो गुर्जर तथा इनकी राजधानी भीनमाल, जो प्राचीन नाम जिसका श्रीमाल था, का नाम है जो पीलो मोलो लिखा है। गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात अजमेर के चौहान राज्य किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? तो ये संस्कृत पाठशाला अजमेर के कौन से शासक के द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अब बिसल या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? दो युद्ध, तीन नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी, उपाधि राय पिथौरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, दल पुंगल, विश्व विजेता, चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने तराइन हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद सोहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री सुयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय राज, तीन नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1133 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा गजनी के मल्लेश सुल्तान को पराजित किया। अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के तांबे के सिक्के चलाए। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती सोमलेखा का भी नाम अंकित मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। 4 नंबर ऑप्शन। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। अजमेर का पहला चौहान शासक कौन था जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? अजयराज ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो अजय राज के विषय में सही नहीं है? सबसे पहला है कि अजय राज ने अजमेर या अजमेरू में नवीन नगर की स्थापना की थी। अजय राज ने अजमेर में नवीन नगर की स्थापना की थी, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है। 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। दूसरे नंबर पर है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांतों को पराजित किया था। 2 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, दिल्ली या ढीलिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। तो दिल्ली को अपने अधिकार में अजय राज ने नहीं लिया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम उल्लेखित है। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम उल्लेखित है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक के द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? अजयराज द्वितीय को। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया कि अजयराज द्वितीय उर्फ सलहाना ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया यानी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अनुराज के बारे में कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला है कि अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। दूसरा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था, उसमें असफल नहीं बल्कि सफल हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, कि उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन है कि वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज जो अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। 4 नंबर ऑप्शन भी सही होगा। तो 1, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। अजयराज के बाद उसके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग, संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। इसने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारा की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया तथा मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज स्वयं सेव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में अ, खरतर गच के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष के समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया। अनुराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या करके 1155 में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु व कवि बांधव के नाम से कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। 2 नंबर ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव 1158 से 1163 ईस्वी। 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा।
ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? कौन से चौहान शासक के दरबार में थे? तो यह थे विग्रहराज चतुर्थ, अब बिसल देव के दरबार में। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने चौहान साम्राज्य में शामिल किया था, कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं सदी के ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना किसने की थी? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। 3 नंबर ऑप्शन। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल में चौहानों का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपाद लक्ष्य राज्य का स्तर ऊपर उठाया। वीरराज चतुर्थ ने जवालीपुरम का नाम जवालापुर परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। इसने गजनी के खुसरो शाह या खुसरो शाह को भी परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक अभिलेखों के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? शिवालिक अभिलेखों के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को पराजित पराजित किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? कौन से चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर ने। अनुराज के सबसे छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? कौन सा किला है जो महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? किला राय पिथौरा। 3 नंबर ऑप्शन। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? इनमें से कौन है जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, विश्वरूप और वागीश्वर जनार्दन। विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप, ये तीनों जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। सारंगधर सारंगधर जो ये हमीर का दरबारी था। हमीर जो रणथंभौर के हमीर थे और हमीर का दरबारी था सारंगधर। विद्यापति गौड़, विश्वरूप और वागीश्वर जनार्दन तीनों पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वीभट्ट इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय। 4 नंबर ऑप्शन। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में विक्रम संवत 1223 में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनिलपाटन में हुआ था। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इसकी माता कर्पूरी देवी ने संरक्षक की भूमिका निभाई। उस समय कदमवास केमास या केमवास का उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु त्राइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? राजा पृथ्वीराज की मृत्यु जो त्राइन के युद्ध के मैदान में हुई थी, यह कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है? तो विरुद्ध विधि विध्वंस।
एक नंबर ऑप्शन। लक्ष्मीधर द्वारा रचित विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार त्रैन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया कि त्रैन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गोरी कैद कर अजमेर ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात नासिर में पकड़कर फिर मरवाया जाना उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव। एक नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतकुल मथुरा क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव के दोनों वीर सेनानायक आहला और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजुन राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त करके लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां के प्रशासक किसे नियुक्त किया? महोबा विजय के पश्चात जो पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? पंजुन राय को। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष है जो पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। दो नंबर ऑप्शन। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। इसके पश्चात अब दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के शासकों का संबंध, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। सबसे पहला प्रश्न है कि काहनर देव का मुख्यमंत्री कौन था? काहनर देव जो जालोर के शासक थे, काहनर देव के मुख्यमंत्री कौन थे? जेता देवड़ा। एक नंबर ऑप्शन। पद्मनाभ नाभि द्वारा लिखित काहनरदेव प्रबंध में जालोर के चौहान काहनरदेव एवं बीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। काहनरदेव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व काहनरदेव के मंत्री जेता देवड़ा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? महाराणा राज सिंह। दो नंबर ऑप्शन। राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टिक्का दौड़ के बहाने बारी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? 1300 अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? जलालाबाद। तीन नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311, जालोर का पतन काहनरदेव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। इस तरह जालोर के सोनगढ़ चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान गुहिलों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था?
कौन सा विद्वान है जो गुहिलों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? जी एच ओझा। एक नंबर ऑप्शन। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों के सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि डी आर भंडारकर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? अक्टूबर 1567 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। उदय सिंह 1537 से 1572 के के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 12 अक्टूबर 1567 ईस्वी को उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात की दीवार को करते समय जयमल अकबर के संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी उनकी पाषाण मूर्तियों को बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, वाघभट और हमीर ने। 4 नंबर ऑप्शन। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसमें वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्ध में वह विजयी रहा। 17वां तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई? रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम मुठभेड़ हुई थी? तो प्रथम मुठभेड़ हुई थी जलालुद्दीन खिलजी के शासक बनते ही पहले ही वर्ष 1290 ईस्वी में। 1 नंबर ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जहैन के दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, मारा गया और तुर्क सेना रणथंबोर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनिक, सेवात तथा करगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट आया। अतः हमीर ने जहान पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। जहान की वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो व बरनी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने जहान पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के लिए। 1 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को रणथंबोर में शरण दी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन। रणथंबोर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व कहबरू को शरण देने के कारण हमीर द्वारा राजकर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? हमीर के पास। 4 नंबर ऑप्शन। रणथंबोर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? रणथंबोर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। 2 नंबर ऑप्शन। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी हमीर चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति
रतिपाल, सेनानायक रणबल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? रणमल और रत्तिपाल, ये दो मंत्री जिन्होंने गद्दारी करके दुश्मन सेना के साथ मिल गए थे। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। 2 नंबर ऑप्शन। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गई, जिसका नेतृत्व उलुग खां व नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर जहाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था, किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा थे जिसको दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो सबसे पहले नंबर पर है उदय सिंह। उदय सिंह के समय 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का आक्रमण हुआ था। दूसरे नंबर पर है कानरदेव। कानरदेव के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। कानरदेव और बीरमदेव भी कानरदेव का पुत्र था। तो इन दोनों के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। चौथे नंबर पर है चाचिंग देव। चाचिंग देव है जो इसके समय किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक का आक्रमण नहीं हुआ था, क्योंकि इनका शासनकाल 1257 से 1282 तक था। इस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वह बलबन था, और बलबन उस समय मंगोल आक्रमणों से जूझ रहा था, इसलिए उसने इधर राजस्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। चाचिंग देव 1257 से 1282 ईस्वी। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिंग देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। 2 नंबर ऑप्शन। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल अयाकितो ने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमाणु से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनारगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगढ़ कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहनरदे कहाँ का शासक था? काहनरदेव कहाँ का शासक था? जालोर का। 3 नंबर ऑप्शन। जालोर के चौहान वंश के शासक चौहान वंश के काहनरदेव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष था, जो 1305 से लेकर 1311 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया वह कौन था? 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन सा था? अमीर खुसरो। 4 नंबर ऑप्शन है। ऐसा माना जाता है कि सिंहलदीप के राजा गंदर हुसैन व रानी चंपावती की पुत्री पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बना लिया। गोरा, जो पद्मिनी का चाचा था, और बादल, जो पद्मिनी का भाई था, द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ था। ज्ञात है कि साके के प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था?
तो सिवाना दुर्ग, एक नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 ईस्वी, सिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 को एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त की। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से राणा कुंभा कृत है? कौन से संगीत ग्रंथ है जो राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं? तो राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए जो संगीत ग्रंथ है वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध ये तीनों राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। कलानिधि, कलानिधि जो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, राणा कुंभा के द्वारा नहीं। तो इसमें 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कुंभा ने संगीत राज 5 भागों में संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उसको जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। उन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कहान्य व्यास ने लिखा की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज रतिसार, 7 अंग, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरिवार्तिक है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को, 4 नंबर ऑप्शन। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद में, अचलगढ़ आबू में, बसंती दुर्ग सिरोही में प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन और बदनौर के निकट मेराठ के दुर्गों की स्थापना की। बहुमठ का दुर्ग बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने, 1 नंबर ऑप्शन। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित। इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के मध्य महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर मालवा युद्ध की विजय स्मृति में करवाया था। इसको प्रस्तुतियों में कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से जयता और उसके पुत्र नामा पोमा तथा पूंजा के निर्देशन में करवाया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियां। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियां बनी हुई है। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हमीर को, 2 नंबर ऑप्शन। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी, इन्हें मेवाड़ के उद्धारक व सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिकप्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा है। अगला भाग अब राजस्थान एवं मुगल साम्राज्य, राजस्थान के शासक और मुगल साम्राज्य के मध्य संबंध। सबसे पहले नंबर पर है राणा सांगा। राणा सांगा के छत्री कहाँ है?
राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? तो राणा सांगा की जो छतरी है मांडलगढ़ में। 2 नंबर ऑप्शन। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ जहाँ समाधि स्थल है ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो मेवाड़ के शासक बने थे राणा रतन सिंह। 1 नंबर ऑप्शन। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव आखिर खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा था? तो राणा सांगा को। 2 नंबर ऑप्शन। महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक मेवाड़ के राणा रहे थे। सांगा भारत इतिहास में हिंदूपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। अजमेर के करमचंद पवार ने राणा सांगा के उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। 1 नंबर ऑप्शन। खातौली पीपलदा तहसील कोटा का युद्ध 1517 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो गागरोन का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य जो गागरोन का युद्ध हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन। गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया, अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय व गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे समाधान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने जिस अफगानी को शरण दी थी, महाराणा सांगा ने जिस अफगानी को शरण दी थी वे कौन थे? वे थे महमूद लोदी और हसन खां। 3 नंबर ऑप्शन। बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा के शरण में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध। 4 नंबर ऑप्शन। 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को बयाना दुर्ग पर कब्जा किया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में लगभग 1 माह ठहरा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? इसे कब शामिल किया था? तो इसे शामिल किया था राणा सांगा के दौरान बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। 1 नंबर ऑप्शन।
निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गांगा। 3 नंबर ऑप्शन। जब खानवा का युद्ध 1527 हुआ, जब खानवा का युद्ध हुआ तो राव कांगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा व मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेवाड़ शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का राजा रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदी तंवर अंतिम समय पर समर्थन इसने वापस लिया था। चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखिराज, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलूमर का रावत रतन सिंह, बिरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत बांग सिंह, नर नरहड़ बहाड़ा, वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा इत्यादि सम्मिलित थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ लड़े थे? तो इनमें से थे ईडर के राजा भारमल और दूसरे थे बिरमदेव मेड़तिया। ईडर के राजा भारमल और बिरमदेव मेड़तिया जो राणा सांगा के साथ लड़े थे। राव बिका, तो राव बिका का शासनकाल तो राणा सांगा से पहले का था। राव बिका का जो शासनकाल 1465 से 1504 तक का था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो इसे राव बिका का समय पहले था। खानवा के युद्ध में जो बीकानेर के शासक जो राव जयसिंह थे, इनका पुत्र कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा गया था। और राव लूणकरण भी बीकानेर के शासक थे जो 1505 से लेकर 1526 तक शासक रहे थे। जब खानवा का युद्ध हुआ था उस समय बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह। राव जैत सिंह ने अपने पुत्र राव कल्याणमल को भेजा था। तो राव बीका और राव लूणकरण ये दोनों ये खानवा के युद्ध से पहले के शासक थे। तो इसमें 1 और 2 सही होंगे। राजा भारमल एड्र के और बिरमदेव मेड़तिया ये दोनों है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? निम्न में से कौन सा युद्ध जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा ने। 2 नंबर ऑप्शन। खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए। तब झाला अज्जा ने सब राजचिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार हुआ। उनकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया और बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में सांगा के पराजय का मुख्य कारण क्या था? खानवा के युद्ध में सांगा के पराजय का मुख्य कारण बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा प्रणाली से जो बाबर विजयी हुआ था।
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पराजय का मुख्य कारण था। महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर के युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलुगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना में अब बड़ी हानि हुई। रायसेन के सलहंदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। महाराणा सांगा के पश्चात मेवाड़ के ही एक महत्वपूर्ण शासक महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य संबंध। सबसे पहला प्रश्न है कि शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाने जाते थे? शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाने जाते थे? महाराणा प्रताप। 2 नंबर ऑप्शन। उदय सिंह की रानी जयवंती बाई, पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में हुआ। उनके बचपन का नाम किक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने भीलों के सरदार पुंजा भील को राणा की उपाधि प्रदान कर सेना में उच्च स्थान प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप के शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अपने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? प्रताप से शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें सबसे पहला जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा भगवत दास के नेतृत्व में और जो अंतिम शिष्टमंडल भेजा था, यह भेजा था राजा टोडरमल के नेतृत्व में 1573 में, दिसंबर 1573 में। टोडरमल 4 नंबर ऑप्शन। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्तावक भेजे। पहली संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां के नेतृत्व में। आरबीसी 10वीं की पुस्तक में जो है पोर्चे के नेतृत्व में बताया गया नवंबर 1572 का। दूसरा जून 1573 में कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में। तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवत दास और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? कितनी बार है जो मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो शाहबाज खां को जो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात 1577 से लेकर 1580 के मध्य शाहबाज खां को 3 बार है जो आक्रमण के लिए भेजा गया था। 2 नंबर ऑप्शन। अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा। शाहबाज खां ने 1577 से 1580 के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कोगुंदा में। 1 नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यहीं पर अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राजतिलक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को राज्याभिषेक किया गया, जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञात है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्यतिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को लड़ा गया था, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका 21 जून भी आता है। 21 जून या 18 जून, अगर दोनों आ रखे तो 18 जून इसका राइट आंसर होगा। अगर 18 जून ना हो तो 21 जून 1576। 3 नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ था। 18 जून 1576 विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठी सुदी। स्रोत राजस्थान बोर्ड की पुस्तक और 21 जून 1576 स्रोत हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशन में राजस्थान थ्रू द एज वॉल्यूम 2 गोपीनाथ शर्मा की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, इनके अंदर जो 21 जून 1576 तिथि मिलती है।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादरी का झाला विदा। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक के अनुसार बड़ी सादरी के झाला मन्ना या मानसिंह ने प्रताप का स्थान लिया। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ही नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन अ, इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बंदायूनी ने मुंतखब उत्तवारिक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को कौन से विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने। 3 नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम हाथी युद्ध, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में थे? निम्न में से कौन से जो राणा प्रताप के पक्ष में थे? तो राम सिंह तंवर या रामाशाह, बिद्दा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। माधो सिंह कछावा, अशोक परमार जो राणा सांगा के समय जो राणा सांगा के साथ युद्ध किया था, तो ये राणा सांगा के समकालीन थे। राणा प्रताप के साथ युद्ध करने वाले राम सिंह तंवर या राम शाह, बिद्दा झाला और रावत कृष्ण चुंडावत, 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी हरावल भाग का नेतृत्व किया था। सलूम्बर का चुनावत कृष्णदास, ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर, उनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह, सादरी, झालाबिदा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला मान सिंह थे तथा भील नेता कुंजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व किया था। पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामासा, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आसफ खां, अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मान सिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बदख्शी रफी, जगन्नाथ कछावा, आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछावा अग्री में और मेहतर खां कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने। 4 नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करता हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व करता हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, जो युद्ध के पश्चात अकबर की सेना के नियंत्रण में चला गया था और इसका नाम राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर दिया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गजमुख, गजराज, रनमदार, खांडेराव और चक्रवाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? चावंड को।
चावंड सराड़ा तहसील सलूमर जिला। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चावंड से किया, जो चामुंडी नदी के किनारे स्थित है, को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लोना से विजित कर अपने अधीन किया था। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 ईस्वी तक चावंड में बीते थे। चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1585 में। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? महाराणा प्रताप ने 25 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन इसमें 25 नहीं है, 24 है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। अब महाराणा प्रताप तो इस 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के शासक बने थे। 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने से 57 वर्ष की आयु में 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चावंड में उनका देहांत हुआ। सलूम्बर जिले के बाडोली गांव में केजड़बाद की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार हुआ, जहां पर उनकी छतरी बनी हुई है, जिनके निर्माता अमर सिंह प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? कर्नल जेम्स टोड को निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? दिवेर का युद्ध। 2 नंबर ऑप्शन। दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य, जिसमें प्रताप विजयी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की। महाराणा प्रताप के वह दरबारी विद्वान कौन थे जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी? तो वह दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ, जो 9 अध्यायों में है, ज्ञान विज्ञान अभिषेक, इसके अलावा मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श लिखा। जैन मुनि हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती हेमरत्न चौपाई का रचना की थी। कवि दुर्सा हाडा ने प्रताप पर विरुद्ध छतहरी एवं चारण कवि माला सांधु ने झूलना लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के मानसिंह और मुगलों के मध्य संबंध। आमेर के मानसिंह से संबंधित पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था? राजा मानसिंह ने। 3 नंबर ऑप्शन। कोटपुतली बहरोड के विराटनगर में मौजूद मुगल दरवाजा आमेर के कच्छवा वंश के राजा मानसिंह ने बादशाह अकबर के विश्राम गृह के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर के द्वारा मानसिंह को कौन कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो मानसिंह को सूबेदारी दी थी काबुल की, बिहार की और इसके अलावा बंगाल की। बंगाल और काबुल की सूबेदारी दी थी। गुजरात की सूबेदारी मानसिंह को नहीं दी गई थी। गुजरात की सूबेदारी बीकानेर के शासक राय सिंह को दी गई थी। तो 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह को दबाने के बाद 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। दिसंबर 1587 में बिहार में गिद्धगोर के शासक पुरनमल और खड़गपुर के शासक संग्राम खां को पराजित करने पर बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई।
मानसिंह को 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया गया। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने कूच विहार के शासक राजा लक्ष्मीनारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासन के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 में शिला माता की मूर्ति लाए तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। 1605 ईस्वी तक मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? बंगाल। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानसिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? बिहार में मानसिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? पूरनवल व संग्राम खां को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? मुगल सेनानायक के रूप में काम कहाँ नहीं किया था? उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत, काबुल और बंगाल में किया था। मालवा में जो मानसिंह कभी मुगल सूबेदार के रूप में नहीं रहे थे, मुगल सेनानायक के रूप में कभी अभियान नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, वह कौन था? तो वह था मानसिंह। अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह जिसने बंगाल 1594 में और इसके अलावा उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था, 1585-86 में केवल वह राजपूत शासक कौन था? एकमात्र राजपूत शासक कौन था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? राजा मानसिंह। 1585 में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उसका मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी और इनका मनसब है जो 5000 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन से राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? मानसिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? मानसिंह की मृत्यु महाराष्ट्र में। मानसिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी दी गई, तो वह थे मानसिंह और कोका अजीज। राजा मानसिंह कोका अजीज को अकबर ने सन 1605 ईस्वी में 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो यह आमेर का शासक था मानसिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? कौन से मुगल शासक थे जिसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी? औरंगजेब। 4 नंबर ऑप्शन। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? मानसिंह। 4 नंबर ऑप्शन। मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के मानसिंह ने। मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि हरिनाथ, हापा बारठ प्रमुख, राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। मानसिंह प्रथम के काल में कवि नरोत्तम ने मानचरित रासो तथा महाराज कोश नामक ग्रंथों की रचना की। इसके समय जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मान प्रकाश मानचरित्र की रचना की थी तथा पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय और राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। ज्ञात है कि मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। मानसिंह के द्वारा काबुल, अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय के उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। इस ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों नीले, पीले, लाल, हरे और काले से मिलाकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर का ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था। मानसिंह के पश्चात एक और शासक चंद्रसेन चंद्रसेन जो मारवाड़ के शासक थे, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। चंद्रसेन और मुगलों के संबंध। सबसे पहला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था? मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। 2 नंबर ऑप्शन। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकारी नहीं। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से कौन जाना जाता है? राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? राम सिंह। 2 नंबर ऑप्शन। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? हुसैन कुली खां। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भादरा जोन। 1 नंबर ऑप्शन।
1565 में राव चंद्रसेन ने भादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 में भादराजून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? राय सिंह को, बीकानेर के शासक राय सिंह को। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कानुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? कौन सी अवधि में जोधपुर का शासन खालसा रहा था? तो 1581 से 1583 तक, चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर का राज्य 1581 से 1583 ईस्वी तक 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिल्लत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया गया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके पश्चात एक और अंतिम शासक बचे। अच्छा, इनके पश्चात अभी तक एक और पढ़ेंगे, मारवाड़ के राज सिंह। मारवाड़ के राज सिंह पढ़ते हैं उससे पहले हमें एक शासक पढ़ते हैं, बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह और मुगलों के मध्य संबंध। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी को। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक। कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वह दो मुगल बादशाह कौन थे? तो वह थे अकबर और जहांगीर। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। राय सिंह से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला नंबर पर है कि अ, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। राय सिंह ने शहजादा सलीम के साथ 1603 में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। तो दोनों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। दोनों, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाहकुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़तिया, जयमल का पुत्र चंद्रसेन को दबाने के लिए 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों में मारा गया। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी
असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? थाटा, 1 नंबर ऑप्शन। काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनाएं कुंवर मानसिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा तथा 1591 में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह कौन से सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो ये काबुल के सैन्य अभियान में शामिल थे, बलूचिस्तान के अभियान में शामिल थे, कंधार के अभियान में शामिल थे, बंगाल के अभियान में शामिल नहीं थे। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीकानेर के राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को। 2 नंबर ऑप्शन। 1572 में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? कौन से राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा था जिसमें हजारों व्यक्ति व पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदावर्त खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इसे राजपूताने का कर्ण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? महाराजा राय सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, संस्कृत भाषा में रावसिहा से लेकर राय सिंह तक की श्लोकों की वंशावली एवं ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नाकर जैसे ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ में के आरंभ में रावसिहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली जो किस भाषा में लेखबद्ध की थी? संस्कृत भाषा में। 3 नंबर ऑप्शन। अब इसके पश्चात एक अंतिम शासक और बचे हैं, मेवाड़ के राज सिंह। मेवाड़ के राज सिंह और मुगल शासकों के मध्य संबंध। मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित पहला प्रश्न है कि 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टिक्का दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र निकाला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए
दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजित सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराणा राज सिंह ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के कौन से महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो वह थे महाराणा राज सिंह। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी महाराणा राज सिंह ने। प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह प्रथम ने। 2 नंबर ऑप्शन। नाथद्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण जी की काले संगमरमर की प्रतिमा, मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ 1672 में लाई गई। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाकर वहां मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथद्वारा का मूल नाम था नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? कौन से राजपूत शासक के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्ति तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था? 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था औरंगजेब के द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया था? राज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुआ? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी से विवाह करने के कारण औरंगजेब जो उनसे नाराज हुआ था? चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनकी इच्छा अनुसार उसे के धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मान सिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित थे? किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? मेवाड़ के राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन कौन था? राणा राज सिंह का समकालीन कौन था? तो इनका जो समकालीन था यह मुख्यतः इनका जो समकालीन औरंगजेब और शाहजहां दोनों थे, क्योंकि राज सिंह का जो शासनकाल है यह शासनकाल 1652 में शुरू होता है और 1680 तक का शासनकाल था। राज सिंह 1652 में मेवाड़ के महाराणा बनते, 1680 तक ये मेवाड़ के महाराणा रहे थे। तो इनका शासनकाल शाहजहां और औरंगजेब ये दोनों के ही समकालीन थे। तो इसमें 3 और 4 दोनों जो इसके राइट होंगे।
मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। राज सिंह 1653 में शाहजहां से मिला। औरंगजेब के शासनकाल में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। राणा राज सिंह व राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया था। तो यह था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिनमें हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान वंश। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर का संबंध। इसी के साथ ही राजस्थान और मुगल संबंध, जिसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, राजनीतिक चेतना, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।